बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लॉ स्टूडेंट्स प्लेटफॉर्म। आज हमारा टॉपिक है रेक्टिफिकेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट, जिसके रिलेवेंट सेक्शंस हैं सेक्शन 31 टू सेक्शन 34। अब सेक्शन 31 कहता है कि व्हेन इंस्ट्रूमेंट में बी रेक्टिफाइड, यानी जो इंस्ट्रूमेंट है वो कब रेक्टिफाई हो सकता है। रेक्टिफाई यानी टू करेक्ट, और इंस्ट्रूमेंट यानी फॉर्मल रिटन डॉक्यूमेंट दैट एक्सप्रेसेस सम लीगल एग्रीमेंट सच एज कॉन्ट्रैक्ट, लीज, विल और बॉन्ड। इंस्ट्रूमेंट यानी फॉर्मल रिटन डॉक्यूमेंट जो कि कॉन्ट्रैक्ट भी हो सकता है, सेल डीड भी हो सकती है, विल डीड, लीज डीड भी हो सकती है, या कोई एग्रीमेंट भी हो सकता है, यानी एक फॉर्मल रिटन डॉक्यूमेंट होता है। और अगर उस फॉर्मल डॉक्यूमेंट में कोई गलती हो जाती है लिखने में या फिर फ्रॉड से, तो उसको करेक्ट किया जा सकता है, रेक्टिफाई किया जा सकता है। तो हम इसकी रीडिंग करते हैं। व्हेन थ्रू फ्रॉड और म्यूचुअल मिस्टेक ऑफ parties, a contract or other instrument in writing does not truly express their intention, either party or his representative in interest may institute a suit to have the instrument rectified। यानी जब फ्रॉड या मिस्टेक की वजह से कोई कॉन्ट्रैक्ट या कोई इंस्ट्रूमेंट किसी पार्टी या उसके रिप्रेजेंटेटिव के इंटेंशन को जाहिर ना करे, तो वो पार्टी या फिर उसका रिप्रेजेंटेटिव उस इंस्ट्रूमेंट या कॉन्ट्रैक्ट को रेक्टिफाई कराने के लिए सूट फाइल कर सकता है। फर्दर कहता है कि एंड इफ द कोर्ट फाइंड इट क्लियरली प्रूव्ड दैट देयर हैज बीन फ्रॉड और म्यूचुअल मिस्टेक इन फ्रेमिंग द इंस्ट्रूमेंट एंड असर्टेन द रियल इंटेंशन ऑफ द पार्टीज इन एग्जीक्यूटिंग द सेम, कोर्ट में इन इट्स डिस्क्रिशन रेक्टिफाई द इंस्ट्रूमेंट सो एज टू एक्सप्रेस दैट इंटेंशन। और अगर उसके बाद कोर्ट जो है ये फाइंड करती है कि ये जो इंस्ट्रूमेंट बनाया गया है इसमें फ्रॉड या मिस्टेक शामिल है, और इस फ्रॉड और मिस्टेक की वजह से जो पार्टीज हैं उनका रियल इंटेंशन जाहिर नहीं हो रहा, तो कोर्ट अपनी डिस्क्रिशन को एक्सरसाइज करते हुए उस इंस्ट्रूमेंट को रेक्टिफाई करेगी, ताकि जो पार्टीज का रियल इंटेंशन है वो जाहिर हो। इसको मैं एक छोटे से मिसाल से आपको समझाता हूँ। मिसाल के तौर पर आपने मुझे एक बाइक देने का कॉन्ट्रैक्ट किया 50,000 में। अब हमारे बीच एक कॉन्ट्रैक्ट हो गया। अब जो इंस्ट्रूमेंट था, जो कॉन्ट्रैक्ट था, उसमें जो लिखा गया वो गलती की वजह से 5,000 लिख गया, टाइपिंग मिस्टेक की वजह से भी हो सकता है, या फिर मैंने फ्रॉड से उस 50,000 को 5,000 लिख दिया। अब मैं आपको इन्फोर्स कर रहा हूँ कि ये बाइक मुझे 5,000 में ही दे दो। तो यहाँ तो आपका रियल इंटेंशन ये नहीं था कि 5,000 में मैं दूंगा, आपका रियल इंटेंशन था कि मैं इसको ये बाइक 50,000 में दूंगा। तो आप ये इंस्ट्रूमेंट कोर्ट में जाके रेक्टिफाई करवा सकते हो, ये कह के कि इस इंस्ट्रूमेंट में मेरा रियल इंटेंशन एक्सप्रेस नहीं हो रहा और ये फ्रॉड या मिस्टेक की वजह से इसमें 50,000 की जगह 5,000 लिखा गया है। तो ये टाइपिंग मिस्टेक भी हो सकती है और अगली पार्टी ने फ्रॉड से भी ये लिखा होगा। तो अगर ये चीज़ प्रूव हो जाती है और कोर्ट समझती है, तो कोर्ट उस इंस्ट्रूमेंट को इस सेक्शन के तहत रेक्टिफाई करेगी, सेक्शन 31 के तहत, और उस 5,000 की जगह 50,000 लिखेगी, जो कि पार्टीज का रियल इंटेंशन था। फर्दर क्लास में ये कहता है कि सो फार एज दिस कैन बी डन विदाउट प्रेजुडिस टू राइट्स अकर्ड बाय थर्ड पर्सन इन गुड फेथ एंड फॉर द वैल्यू। इस क्लास में ये कहता है कि अगर फ्रॉड या मिस्टेक की वजह से कोई कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है और उसके बाद कोई थर्ड पर्सन गुड फेथ से और वैल्यू पे करने के बाद राइट्स जो है अकायर करता है, हासिल करता है, तो उसके राइट्स को नुकसान नहीं पहुंचाया जा सकता, उसके राइट्स पे कोई असर नहीं होगा। अब हम एक इसकी इलस्ट्रेशन पढ़ते हैं जो कि बुक में दी गई है, जिससे आपकी ऊपर वाली डेफिनेशन का भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा और नीचे वाले क्लास का भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। अब इलस्ट्रेशन में ये कहता है कि ए और बी के बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ। ए ने बी को एक हाउस और 3 में से एक गोडाउन यानी गोदाम सेल करने का कॉन्ट्रैक्ट किया, यानी ए के पास एक घर है और 3 गोदाम, उसने बी को एक घर और तीनों में से कोई भी एक गोदाम सेल करने के लिए कॉन्ट्रैक्ट किया। अब जो इंस्ट्रूमेंट बनाया गया, कन्वीनियंस बनाई गई, वो बी से बनाई गई। तो बी ने फ्रॉड से वो जो तीनों गोदाम थे वो तीनों ही इंक्लूड कर दिए। कॉन्ट्रैक्ट हुआ था कि तीनों में से कोई भी एक गोदाम और एक घर ए बी को सेल करेगा। बी ने जब वो इंस्ट्रूमेंट बनाया तो बी ने वो तीनों ही गोदाम भी ऐड कर दिए उसमें और वो घर भी ऐड कर दिया। और उसके बाद बी ने वो जो 2 ज्यादा गोदाम ऐड किए थे, एक गोदाम उसने सी को दे दिया और एक गोदाम जो है उसने डी को किराए पे दे दिया। अब ना तो यहाँ पर सी को पता था ना ही डी को पता था इस फ्रॉड के बारे में। अब जो कन्वीनियंस बी और सी के नाम बनाई गई थी वो रेक्टिफाई हो सकती है। उनके पास जो ये 2 गोदाम हैं
वो वापस लिए जा सकते हैं, यानी रेक्टिफाई हो सकता है। लेकिन जो गोदाम डी की लीज में है, जिसने गुड फेथ में उसके पैसे भी भरे, उससे वो वापस नहीं लिया जाएगा। यानी जब तक उसका जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ था लीज का, वो जब तक खत्म नहीं होता तब तक उससे वापस नहीं लिया जाएगा। तो डेफिनेशन में जो हमने आखिरी क्लास पढ़ा था उसका यही मिसाल है कि डी ने यहाँ पर गुड फेथ में वैल्यू पे किया उस प्रॉपर्टी का, तो उसके राइट्स को यहाँ अफेक्ट नहीं किया जाएगा, प्रिजुडिस नहीं किया जाएगा। अब काजेज ऑफ मिस्टेक, जो इंस्ट्रूमेंट में कोई मिस्टेक होती है तो उसके काजेज क्या हो सकते हैं। मिस्टेक कैन बी अकर ड्यू टू नेग्लिजेंस, केयरलेसनेस, स्किल ऑफ ड्राफ्टिंग में। अब मिस्टेक नेग्लिजेंस की वजह से हो सकती है, केयरलेसनेस की वजह से हो सकती है, या फिर जो बंदा ड्राफ्टिंग कर रहा है, टाइपिंग कर रहा है, उसकी वजह से हो सकती है। If the mistake on account of concealment and some fact known to one party and unknown to another party, intention to defraud falls in the category of fraud। अगर कोई भी बंदा इस बुनियाद पे मिस्टेक करता है, यानी कोई चीज़ छुपाता है, कंसील करता है, या कोई हकीकत छुपाता है और उस हकीकत का एक पार्टी को पता हो और दूसरी पार्टी को पता ना हो, और उनका वहाँ इंटेंशन है और फ्रॉड करने का, तो ये भी फ्रॉड की कैटेगरी में गिरता है, ये भी फ्रॉड कहलाएगा। इसी सेक्शन की दूसरी इलस्ट्रेशन है, इसमें ये कहता है कि बाय मैरिज सेटलमेंट ए द फादर ऑफ बी इंटेंडेड वाइफ कोवेनेंट विद सी द इंटेंडेड हस्बैंड टू पे सी द एग्जीक्यूटर एडमिनिस्ट्रेटर्स एंड असाइनीज। अब ए एक फादर है बी का, बी जो है सी की होने वाली वाइफ है। अब ए ये कहता है सी से कि जब तक मैं जिंदा हूँ मैं आपको हर साल ये पैसे जो है पे करूँगा, 5,000 रुपये। अब सी जो है इंसॉल्वेंट मर जाता है और उसके जो ऑफिशियल असाइनी हैं वो क्लेम करते हैं ए से कि आपको जो 5,000 रुपये हर साल देने थे सी को, वो आप हमको दो, क्योंकि हम अब असाइनी हैं ए के। तो ये मामला जब कोर्ट में जाता है तो कोर्ट वहाँ ये फाइंड करती है कि जो ए सी को पैसे देता था या देने का उसने कॉन्ट्रैक्ट किया था 5,000 रुपये, वो ए बी और बी के बच्चों के लिए देता था। यानी बी ए का ये इंटेंशन था कि मैं ये सी को जो पैसे 5,000 दे रहा हूँ वो मैं अपनी बेटी बी के लिए और बी के बच्चों के लिए दे रहा हूँ। तो ए यहाँ पर इस सेटलमेंट को कोर्ट में रेक्टिफाई करवा सकता है और कोर्ट जो है असाइनी को हुक्म देगी, उसके पास कोई भी अब राइट नहीं है उस एनिटी पे, ए से वो एनिटी नहीं ले सकता। तो इस तरह की सेटलमेंट भी जो है रेक्टिफाई हो सकती है। अब हमारा आता है सेक्शन 32 प्रिजम्पशन एज टू इंटेंट of parties। For the purpose of rectifying a contract in writing, the court must be satisfied that all the parties thereto intended to make an equitable and conscientious एग्रीमेंट। इसमें यह कहता है कि ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जो राइटिंग में है और उसको कोर्ट जो है रेक्टिफाई कर रही है, तो कोर्ट सबसे पहले इस बात पे सेटिस्फाई होनी चाहिए कि ये जो कॉन्ट्रैक्ट हमारे पास आया है रेक्टिफिकेशन के लिए, तो ये जब कॉन्ट्रैक्ट हुआ था तो इसमें जो पार्टीज थी उन्होंने इक्विटेबल और कंसेंशियस एग्रीमेंट किया हो, यानी उनका यही इंटेंशन हो कि हम ये अदलो इंसाफ से ये कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं। यानी कोई भी पार्टी इस तरह वो कॉन्ट्रैक्ट ना करे कि ठीक है अब मैं ये कॉन्ट्रैक्ट कर रहा हूँ और अगर आगे चल के मुझे थोड़ा बहुत इसमें नुकसान नज़र आता है तो मैं इसको रेक्टिफाई करवा दूंगा। इस बुनियाद पे रेक्टिफिकेशन नहीं होगी कॉन्ट्रैक्ट की। इस सेक्शन में ये कहा गया है कि कोर्ट देखेगी कि जो पार्टीज इसमें इंक्लूडेड हैं उन्होंने उस वक्त जो कॉन्ट्रैक्ट किया था उन्होंने अपने सोचो विचार से और इक्विटेबल कॉन्ट्रैक्ट किया था, यानी अदलो इंसाफ से। ये उनका हरगिज इरादा नहीं था कि आगे चल के हम इसको रेक्टिफाई करवाएंगे अगर हमें जो है नुकसान होता है। तो ये चीज़ भी उसको जो है कोर्ट इस चीज़ पे भी सेटिस्फाइड होनी चाहिए कि कॉन्ट्रैक्ट अदलो इंसाफ पे हुआ था। फिर हमारा आता है सेक्शन 33 प्रिंसिपल्स ऑफ रेक्टिफिकेशन। इन रेक्टिफाइंग ए रिटन इंस्ट्रूमेंट कोर्ट में इंक्वायर what the instrument was intended to mean and what were intended to be its legal consequences, and is not confined to inquiry what the language of instrument was intended to be। अब जो रिटन इंस्ट्रूमेंट को रेक्टिफाई किया जा रहा है तो वहाँ पर कोर्ट ये इंक्वायर करेगी कि इस इंस्ट्रूमेंट का मकसद क्या था या किस चीज के लिए बनाया गया था और इस इंस्ट्रूमेंट की लीगल कॉन्सिक्वेंसेस क्या होनी थी। और ये जो कोर्ट इंक्वायरी करेगी ये सिर्फ इस चीज तक बाइंड नहीं होगी कि उसमें लिखा क्या गया है, यानी सिर्फ लैंग्वेज तक जो है वो उसकी हद नहीं होगी,
उस कॉन्ट्रैक्ट में कोर्ट जो है उनके इंटेंशन को भी देखेगी। यानी सिर्फ कोर्ट ये नहीं देखेगी कि इस इंस्ट्रूमेंट पे क्या लिखा गया है। जैसे मैंने आपको बाइक का मिसाल दिया था कि उस इंस्ट्रूमेंट में 5,000 रुपए लिखे गए थे, तो उस लैंग्वेज को सिर्फ नहीं देखेगी, कोर्ट इंटेंशन को भी देखेगी कि इनका इंटेंशन क्या था, 50,000 था या 5,000 था। या फिर दूसरा जो मिसाल मैंने आपको बताया जिसमें उस कॉन्ट्रैक्ट में एक घर और तीनों गोडाउन्स इंक्लूडेड थे, तो अगर सिर्फ उस कॉन्ट्रैक्ट की लैंग्वेज को कोर्ट देखेगी फिर तो वो रेक्टिफाई नहीं होगा। तो कोर्ट उनका रियल इंटेंशन भी देखेगी उस पार्टी का, कि उस पार्टी का जो इंटेंशन था वो सिर्फ एक घर और एक गोडाउन सेल करने का था, तीनों गोडाउन सेल करने के नहीं थे। फिर हमारा आता है सेक्शन 34, स्पेसिफिक इन्फोर्समेंट ऑफ रेक्टिफाइड कॉन्ट्रैक्ट। जो कॉन्ट्रैक्ट रेक्टिफाई हो गया उसकी स्पेसिफिक इन्फोर्समेंट। ए कॉन्ट्रैक्ट इन राइटिंग मे बी फर्स्ट रेक्टिफाइड एंड देन इफ द प्लेंटिफ हैज सो प्रेड इन हिज प्लेंट द कोर्ट थिंक्स फिट स्पेसिफिकली इन्फोर्स्ड। कोई भी कॉन्ट्रैक्ट राइटिंग में हो तो पहले तो वो रेक्टिफाई हो जाएगा, और अगर वो कॉन्ट्रैक्ट कोर्ट ने रेक्टिफाई कर दिया तो उसके बाद सेक्शन 34 के तहत उस रेक्टिफाइड कॉन्ट्रैक्ट को स्पेसिफिकली इन्फोर्स भी करेगी परफॉर्म के लिए। अब वही पहले वाला मिसाल अगर मैं आपको दूं, मिसाल के तौर पर आपने मुझे बाइक देने का कॉन्ट्रैक्ट किया, उस कॉन्ट्रैक्ट में सिर्फ 5,000 रुपए लिखे गए थे, तो आप कोर्ट गए, आपने कहा कि इस पे 5,000 लिखे हुए हैं, हमारा इंटेंशन था 50,000। आपने वो कॉन्ट्रैक्ट रेक्टिफाई करवा लिया सेक्शन 31 के तहत। अब वो कॉन्ट्रैक्ट रेक्टिफाई हो गया तो उसी सूट में आपको ये सेक्शन भी ऐड करना था, सेक्शन 34 स्पेसिफिक एनफोर्समेंट ऑफ रेक्टिफाइड कॉन्ट्रैक्ट। यानी अगर कॉन्ट्रैक्ट रेक्टिफाई हो गया तो कोर्ट मुझको इन्फोर्स करेगी कि अब आपको ये बाइक 50,000 रुपए में लेनी है। तो कोर्ट सेक्शन 31 के तहत कॉन्ट्रैक्ट को रेक्टिफाई करेगी और सेक्शन 34 के तहत मुझे इन्फोर्स करेगी कि आप अब ये 50,000 में ये बाइक खरीदो। ये दोनों ही सेक्शंस या जितने भी सेक्शंस ऐड होने हैं वो एक ही सूट में आपको ऐड करने होंगे। ऐसे नहीं है कि पहले आपने सेक्शन 31 के लिए सूट फाइल कर दी, अगर रेक्टिफाई हो गया तो दूसरी सूट आप सेक्शन 34 के तहत ऐड नहीं कर सकते, ये मल्टीपलिसिटी ऑफ केसेस हो जाएंगे। तो इससे बचने के लिए एक ही सूट में सारे सेक्शंस ऐड होने चाहिए। जो भी आपको रेमेडीज चाहिए या रिलीफ चाहिए वो आपको उसी सूट में ही फाइल करने होते हैं। इसमें भी एक इलस्ट्रेशन दी गई है। इसमें कहता है कि ए और बी के बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट होता है। ए एक क्लाइंट है और बी उसका वकील है। अब ए वकील को कहता है कि मैं आपको ये पैसे पे करूंगा। अब उनके बीच में जो कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है तो कॉन्ट्रैक्ट में एक गलती होती है। गलती ये होती है कि जो क्लाइंट का नेम है वो गलत लिखा हुआ होता है। यानी बी को जिससे पैसे लेने हैं क्लाइंट से उसका नेम ही उस कॉन्ट्रैक्ट पे गलत लिखा हुआ है। और अगर इस कॉन्ट्रैक्ट को इन्फोर्स भी किया जाए तो यहाँ पर बी को उसके राइट से एक्सक्लूड कर दिया जाएगा। यानी बी को वो राइट्स ही नहीं मिलेंगे, क्योंकि जिससे उसको पैसे लेने हैं वो नेम ही गलत लिखा हुआ है, किसी दूसरे क्लाइंट का नाम लिखा हुआ है जिससे बी का कोई ताल्लुक ही नहीं। तो बी यहाँ पर कोर्ट में जाके इस कॉन्ट्रैक्ट को रेक्टिफाई करवा सकता है कि यहाँ पर जो क्लाइंट का नेम लिखा हुआ है वो गलत है, इसको सही कर दो। तो कोर्ट अगर देखेगी, सोचेगी कि ये सही है, रेक्टिफाई होना चाहिए, तो उसको रेक्टिफाई करेगी सेक्शन 31 के तहत। और उसके बाद सेक्शन 34 के तहत वो स्पेसिफिकली इन्फोर्स करेगी ए को कि जो आपको पैसे देने हैं अपने वकील को बी को वो आप पैसे दो। यानी जब वो कॉन्ट्रैक्ट बना था जो भी उनका इंटेंशन था देने का वो उस पार्टी को इन्फोर्स करेगी कि वो आपको इसके अब देने हैं। अब इस सारे टॉपिक का हम क्विक रिव्यू करते हैं। सेक्शन 31 हमको कहता है कि कॉन्ट्रैक्ट नॉट शो रियल इंटेंशन ऑफ पार्टीज बिकॉज ऑफ मिस्टेक और फ्रॉड। सेक्शन 31 में ये कहता है कि अगर दो पार्टीज हैं और उनका वहाँ पर रियल इंटेंशन नज़र नहीं आ रहा मिस्टेक या फ्रॉड की वजह से, तो वो कॉन्ट्रैक्ट रेक्टिफाई हो सकता है, सेक्शन 31 ये कहता है। और सेक्शन 32 कहता है कोर्ट मस्ट सेटिस्फाइड that parties intended to make equitable and actual contract। सेक्शन 32 कहता है कि जब कोर्ट कॉन्ट्रैक्ट को रेक्टिफाई करेगी उससे पहले कोर्ट को इस बात पे सेटिस्फाई होना चाहिए कि पार्टीज का जो इंटेंशन था वो इक्विटेबल और एक्चुअल कॉन्ट्रैक्ट बनाने का इंटेंशन था। यानी उस वक्त पार्टीज का यही इंटेंशन था कि हम अदल इंसाफ से या एक्चुअल कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं। ये किसी पार्टी का इंटेंशन नहीं था कि आगे चल के अगर मुझको नुकसान होता है तो मैं इसको रेक्टिफाई करवा दूंगा। तो इस तरह का कोई भी इंटेंशन उस वक्त पार्टीज का ना हो। और सेक्शन 33 ये कहता है कि कोर्ट इंक्वायर व्हाट द इंस्ट्रूमेंट वाज इंटेंडेड टू मीन
इट्स कॉन्सिक्वेंसेस, और कोर्ट ये इंक्वायर करेगी कि इंस्ट्रूमेंट का मकसद क्या था और इसके लीगल कॉन्सिक्वेंसेस क्या थे। और कोर्ट जो इंक्वायर करेगी वो सिर्फ इस हद तक नहीं होगा कि इसमें लिखा क्या गया है, लेकिन वो भी इंक्वायर करेगी कि इनका इंटेंशन क्या था। यानी सिर्फ लैंग्वेज की हद तक इंक्वायर नहीं करेगी, इंटेंशन ऑफ पार्टीज भी देखेगी कि उनका इंटेंशन क्या था। और सेक्शन 34 कहता है कि इफ कॉन्ट्रैक्ट इज रेक्टिफाइड कोर्ट विल एनफोर्स द स्पेसिफिक परफॉर्मेंस। सेक्शन 34 ये कहता है कि अगर कॉन्ट्रैक्ट रेक्टिफाई हो जाता है तो कोर्ट उसको सेक्शन 34 के तहत इन्फोर्स भी करेगी। तो ये था हमारा टॉपिक। अगर आपको स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट के नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पे क्लिक करके आप स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट के नोट्स डाउनलोड कर सकते हो। तो अगर आप वीडियो देखते देखते यहाँ तक पहुँच गए हो तो मेरे चैनल लॉ स्टूडेंट्स प्लेटफॉर्म को लाजमी सब्सक्राइब करें और कमेंट्स में कुछ भी लिख दें, अपने सिटी का नाम लिख दें। खत्म। अगर आपको लॉ के रिगार्डिंग किसी भी टॉपिक की वीडियो चाहिए तो वो टॉपिक लिख के साथ में LSP लिख के सर्च करेंगे तो आपको सबसे पहले मेरे वीडियोस मिल जाएंगी, जिससे आप अपना इजीली कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकते हैं। या फिर अगर आप मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाते हैं तो वहाँ पर आपको हर सब्जेक्ट की अलग से प्लेलिस्ट मिल जाएगी, जहाँ पर उस सब्जेक्ट के सारे वीडियोज़ मिल जाएंगे आपको।